नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। 1 जुलाई को मना जीएसटी डे। वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर लागू हुआ था जीएसटी। केलकर टास्क फोर्स ने दिया था जीएसटी का विचार। ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आयोजन नई दिल्ली में। जीपीएआई यानी जीपे के सदस्य देश भी होंगे शामिल। जून 2020 में हुआ था जीपीएआई का गठन। और 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए क्रिमिनल लॉज। औपनिवेशिक कानूनों को किया गया रिप्लेस। भारतीयों ने बनाए भारतीयों के लिए कानून। आइए खबरों की शुरुआत करें। 3 से 4 जुलाई के बीच नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन का मकसद समावेशी और नैतिक एआई तकनीक के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखाना है। साथ ही इसमें एआई से जुड़े ज्ञान को भी साझा किया जाएगा। ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 के जरिए भारत की खुद को एआई नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की आकांक्षा है। साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहता है भारत की एआई के लाभ सभी के लिए आसान हो सके, सभी को मिल सके। इसके अलावा एआई देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे, इसे भी अहम मुद्दा बनाया गया है। समिट में जीपीएआई के सदस्य देश भी हिस्सा लेंगे। इस समय जीपीएआई की अध्यक्षता भारत के पास ही है। जीपीएआई यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गठन जून 2020 में 15 सदस्य देशों ने मिलकर किया था। इसे शॉर्ट में जीपे कहा जाता है। यह एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जिसका मकसद एआई के थियरी और प्रैक्टिस में मौजूद गैप को खत्म करना है। इसमें विज्ञान, सिविल सोसाइटी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय सरकारों से जुड़े ऐसे हितधारक शामिल हैं जो कॉमन कमिटमेंट रखते हैं। वर्तमान में जीपीएआई में 29 सदस्य देश शामिल हैं। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसका सचिवालय पेरिस स्थित ओईसीडी के मुख्यालय में है। इसके अलावा जीपीएआई के 2 एक्सपर्ट सपोर्ट सेंटर्स मॉन्ट्रियल और पेरिस में स्थित हैं। जीपीएआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 5 सिद्धांतों को फॉलो करता है। इनमें समावेशी विकास, सतत विकास और कल्याण, मानव केंद्रित मूल्य और निष्पक्षता, पारदर्शिता, मजबूती, सुरक्षा और जवाबदेही शामिल हैं। तो ये तो हुई एआई से जुड़े एक समूह की जानकारी। अब एआई से जुड़ी कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले एआई से मतलब क्या है? देखिए, सरल शब्दों में जब मशीन इंसानों की तरह काम करने लगे तो इसे एआई कहा जाता है। मशीन की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव दिया था। फिर 1956 में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को क्वाइन किया। एआई के एलिमेंट्स में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और न्यूरल नेटवर्क्स शामिल हैं। एआई 2 तरह के होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई को नैरो एआई भी कहते हैं। इससे मतलब है कि एआई को किसी खास टास्क के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही ये एआई पहले से निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करते हैं। इनमें वर्चुअल असिस्टेंस हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन जैसी एआई सर्विसेज को रखा जाता है। वहीं स्ट्रॉन्ग एआई कई सारे टास्क में ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह बिहेव करता है। एआई का एक और भी प्रकार है सुपर एआई। इसकी भी बात की जा रही है, लेकिन ये भविष्य का एआई है जिससे उम्मीद है कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी सरपास कर देगा। 1 जुलाई यानी आज से भारत में औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। नए कानून भारतीयों के लिए और भारतीयों के द्वारा तैयार किए गए हैं। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। ध्यान रहे कि ये कानून 1 जुलाई 2024 या उसके बाद किए गए अपराधों पर ही लागू होंगे। भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी में मौजूद सेडिशन यानी राजद्रोह को हटा दिया गया है। गौरतलब है कि राजद्रोह कानून पर लंबे वक्त से डिबेट चल रही थी। इसमें बदलाव की सिफारिश विधि आयोग द्वारा भी की गई थी। भारतीय न्याय संहिता में पृथकतावाद, अलगाववाद, विद्रोह और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध किए गए कार्यों को दंडित करने का प्रावधान पेश किया गया है। वहीं मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा हत्या और माइनर्स के साथ गैंगरेप के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पहली बार सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विसेज यानी सामाजिक सेवा का भी प्रावधान हुआ है। ये सजा छोटी मोटी चोरी, मानहानि और आत्महत्या की कोशिश जैसे क्राइम्स के लिए दी जाएगी।
वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता समयबद्ध जांच, सुनवाई और बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय का प्रावधान इसमें किया गया है। साथ ही इसमें यौन उत्पीड़न पीड़ितों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सभी रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण की बात कही गई है। इसमें केस डायरी, एफआईआर, चार्जशीट, आरोप पत्र और जजमेंट्स सभी को शामिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स का कानूनी प्रभाव और वैधता पेपर रिकॉर्ड्स के समान ही होंगे। इसके अलावा अदालतों में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को साक्ष्य के तौर पर मान्यता दी जाएगी। कई बार कॉरपोरेट कंपनीज ऐसा बिहेव करती हैं जैसे दुनिया की सारी चालाकी केवल कंपनीज के मैनेजमेंट को ही आती हो। बाकी पॉलिसी मेकर्स और जनता इनकी प्रॉफिट बनाने की ये टैक्टिक्स केवल मूक दर्शकों की तरह देखती रहेगी। सब जानते हैं कि विकासशील और अविकसित देशों में जहां रोजगार एक बड़ी चुनौती है और बड़ी जनसंख्या का सर्वाइवल इन कंपनीज पर ही टिका है, वहां तो पॉलिसी मेकर्स और जनता इनके मनमाने तौर तरीकों को न केवल सहती है बल्कि तमाम कानून इनके फेवर में ही बनाए जाते हैं। लेकिन विकसित देशों की जागरूक जनता और सरकारों पर ये कंपनीज अपनी मनमानी नहीं थोप पाती। विकसित देश मजबूत कानून लागू करके अपनी जनता को इन कंपनीज के शोषण से बचा लेते हैं। हाल ही में एक ऐसा मामला यूरोपियन यूनियन में देखने को मिला। दरअसल फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने यूरोप में फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए एक नो एड सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च की थी। इसमें कहा गया था कि जो यूजर्स अपने डेटा की शेयरिंग के लिए कंसेंट देंगे, सहमति देंगे, उन्हें यह सर्विस फ्री में मिलेगी। लेकिन जो यूजर्स डेटा शेयरिंग का कंसेंट नहीं देंगे, उन्हें चार्ज देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि मेटा की यह पॉलिसी पे और कंसेंट की पॉलिसी है। मतलब यह हुआ कि या तो यूजर्स एडवर्टाइजिंग के मकसद से अपने डेटा को शेयर करने की अनुमति दें या फिर पे करें। ये यूजर्स के ऊपर एक तरह का फाइनेंशियल बैरियर लगाकर उनकी प्राइवेसी को ब्रीच करने की कोशिश है। ये पॉलिसी ईयू के डीएमए यानी डिजिटल मार्केट्स एक्ट का उल्लंघन है। इससे पहले एप्पल को इस कानून के उल्लंघन के लिए चार्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि कानून के उल्लंघन के चलते एप्पल पर कंपनी के वैश्विक टर्नओवर के 10% के बराबर का फाइन लगाया जा सकता है। यूरोपियन यूनियन द्वारा डिजिटल मार्केट एक्ट को डिजिटल सेक्टर के बाजारों को ज़्यादा फेयर और प्रतियोगी बनाने के मकसद से लागू किया गया था। इस एक्ट में गेटकीपर्स के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस मेंशन की गई हैं। यहाँ पर गेटकीपर से मतलब क्या है? गेटकीपर से मतलब है ऐसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से जो कोर डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि ऑनलाइन मैसेजिंग सर्विसेज, ऐप स्टोर और ऑनलाइन सर्च इंजन इत्यादि। मेटा की पे और कंसेंट सर्विस के प्रावधान डीएमए का उल्लंघन करते हैं। जल्द ही इस पर भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। 1 जुलाई को भारत में जीएसटी डे मनाया जाता है। सबसे पहले समझते हैं जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है। दरअसल वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर 1 जुलाई 2017 से देश भर में जीएसटी लागू किया गया था। इसीलिए इस दिन को मनाने के लिए 1 जुलाई का ही दिन चुना गया है। जीएसटी एक इंटीग्रेटेड इनडायरेक्ट टैक्स यानी एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है। पहले केंद्र और राज्य सरकारें वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स इस तरह के अलग अलग टैक्स लगाती थी। जीएसटी एक डेस्टिनेशन टैक्स या फिर गंतव्य आधारित कर है, यानी वस्तु या सेवा जहां बिकेगी वहीं टैक्स लगेगा। वस्तु का उत्पादन कहां हो रहा है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि जीएसटी का सबसे पहला विचार केलकर टास्क फोर्स के द्वारा दिया गया था। इस टास्क फोर्स ने देश के कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने, आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने और टैक्स कैस्केडिंग को कम करने के मकसद से एक राष्ट्रव्यापी कर की बात कही थी। इसके चलते सरकार ने 2011 में संविधान में संशोधन के लिए बिल पेश किया था, लेकिन तब इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद नई सरकार संविधान संशोधन बिल साल 2014 में लेकर आई। इस बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2015 को दी। इसी से 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 लागू हुआ। इस संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 246A जोड़ा। इसी संशोधन के जरिए एक संवैधानिक संस्था जीएसटी काउंसिल का भी गठन किया गया। जीएसटी काउंसिल का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 279A में किया गया है। अनुच्छेद 279A के मुताबिक जीएसटी काउंसिल को केंद्र और राज्यों के लिए एक फोरम के तौर पर गठित किया गया। इसे सहकारी संघवाद के एग्जाम्पल के तौर पर भी देखा जाता है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है।
जीएसटी को लागू करने से संबंधित सिफारिशें जीएसटी काउंसिल के द्वारा की जाती हैं। जीएसटी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्कोहल को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है। 5 पेट्रोलियम उत्पादों, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ यानी एयर टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैस पर जीएसटी काउंसिल की सिफारिश के बाद जीएसटी लागू किया जाएगा। तो यहाँ ये याद रखिए कि वर्तमान में जीएसटी पेट्रोलियम उत्पादों पर नहीं लगाया जाता। ऐसे ही गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट के तहत जीएसटैट यानी जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया है। ये जीएसटी से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए एक बेहद जरूरी निकाय है। इसकी प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में है। इसके अलावा 31 अन्य बेंच राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में गठित की गई हैं। इसका मकसद है कि जीएसटी से जुड़े मुद्दों को निष्पक्ष तरीके से सुलझाया जा सके और हायर कोर्ट्स पर इन विवादों के चलते बढ़ रहे दबाव को कम किया जा सके। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज के टर्म ऑफ द डे में है फिशिंग। फिशिंग साइबर अटैक का एक तरीका है। इसमें लोगों की सेंसिटिव जानकारी धोखे से चुराई जाती है। इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में लोगों के पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड के नंबर आदि शामिल होते हैं। फिशिंग के कई टाइप होते हैं, जैसे ईमेल फिशिंग। इसमें फ्रॉड ईमेल के जरिए लोगों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। फिशिंग का एक टाइप होता है स्पेयर फिशिंग। इसमें किसी खास व्यक्ति को योजना बनाकर टारगेट किया जाता है। ये अटैक कुछ इस तरह से कस्टमाइज्ड होता है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए अपनाए गए उपाय भी काम नहीं करते। ऐसे ही अगर एसएमएस के जरिए फिशिंग अटैक किया जाए तो इसे स्मिशिंग कहते हैं। वहीं जब किसी हाई प्रोफाइल या सेलिब्रिटी जैसे व्यक्ति पर फिशिंग अटैक हो तो इसे वेलिंग कहते हैं। आइए अब देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। रिमपैक यानी रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास के 29वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इस द्विवार्षिक अभ्यास का आयोजन हवाई में किया जा रहा है। इसका नेतृत्व अमेरिकी नौसेना कर रही है। मल्टी डायमेंशनल अभ्यास के वर्तमान संस्करण में लगभग 29 देश हिस्सा ले रहे हैं और 1 अगस्त तक चलने वाले इस समुद्री अभ्यास का विषय है पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। इसका मकसद मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी क्षमता को बढ़ाना और ट्रस्ट का निर्माण करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स AIPI डैशबोर्ड जारी किया। यह इंडेक्स 174 देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारी के स्तर का आकलन करेगा। प्रत्येक देश को 4 प्रमुख क्षेत्रों डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसीज, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और रेगुलेशन एंड इथिक्स के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। प्राप्त रेटिंग के आधार पर देशों को एडवांस्ड इकोनॉमी, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी और लो इनकम कंट्री में वर्गीकृत किया जाएगा। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका क्रमशः सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त देश हैं। वहीं भारत को इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी श्रेणी में रखा गया है और कुल 174 देशों में भारत का स्थान 72वां है। जापान 3 जुलाई से नए बैंक नोट जारी करना शुरू करेगा। इस नोट के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि यह विश्व का पहला नोट होगा जिसमें अत्याधुनिक होलोग्राफी तकनीक का उपयोग किया गया है। इस नोट में ऐतिहासिक हस्तियों के चित्र 3D में घूमते हुए दिखेंगे। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन यहाँ हमारे लिए ज़रूरी होता है कि होलोग्राफी तकनीक को जानें। होलोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग किसी वस्तु की 3D इमेज बनाने के लिए होता है। इन 3D इमेजेस को होलोग्राम कहते हैं। इस तकनीक का आविष्कार डेनिस गैबर ने 1947 में किया था। होलोग्राम 3 अलग अलग प्रकार की तरंगों जैसे ऑब्जेक्ट वेव, रेफरेंस वेव, रिकंस्ट्रक्शन वेव और एक फोटोग्राफिक प्लेट का उपयोग करके बनाया जाता है। भारत में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे आदिवासी नेताओं सिद्धू और कान्हू की याद में मनाते हैं। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासियों के बलिदान को याद किया। आपको बता दें कि संथाल विद्रोह, जिसे हूल के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी प्रथा दोनों के खिलाफ शुरू किया गया विद्रोह था। विद्रोह का नेतृत्व 4 भाइयों ने किया था, जिनके नाम थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इस विद्रोह को शुरू करने के पीछे कारण संथालों से जबरन वसूली, दमनकारी नीति, संपत्ति से बेदखल करना और गलत माप इत्यादि थे। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच बैलून वॉर एक बार फिर से चर्चा में है। मई और जून के महीने में बैलून वॉर में वृद्धि देखी गई है। यह दोनों कोरियाई देशों के बीच नाजुक संबंधों और गंभीर संघर्ष की संभावना को उजागर करता है। यदि इसके इतिहास की बात करें तो बैलून वॉर 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध के दौरान शुरू हुआ और शीत युद्ध के दौरान जारी रहा। दोनों देश बैलून का उपयोग प्रचार और मनोवैज्ञानिक संदेश फैलाने के लिए करते हैं। दरअसल कोरियाई प्रायद्वीप का विभाजन द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हुआ था। इसके बाद सोवियत संघ ने उत्तर पर और संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया था।
यह विभाजन अस्थायी था, लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण दो अलग अलग सरकारें स्थापित हुईं, कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी उत्तर कोरिया और पूंजीवादी रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया की सरकार। तब से लेकर अभी तक इन दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, जीएसटी का प्रस्ताव भारत में सबसे पहले किस समिति के द्वारा पेश किया गया था? रंगराजन समिति, उर्जित पटेल समिति, केलकर टास्क फोर्स या फिर नचिकेत मोर समिति। अगला प्रश्न है, हूल दिवस किस विद्रोह की याद में मनाया जाता है? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह या फिर पाबना विद्रोह। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न पूछा गया था, फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच आयोजित होती है? जापान दक्षिण कोरिया यूएसए, यूएसए जापान या फिर भारत यूएसए। सही जवाब है ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न था, हिंदी @UN प्रोजेक्ट का मकसद है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को बढ़ावा देना, भारतीय भाषाओं में लोकलाइजेशन को बढ़ावा देना, UN की पब्लिक आउटरीच को हिंदी में बढ़ावा देना या फिर हिंदी साहित्य को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाना। और सही जवाब है विकल्प डी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है। नमस्कार।